अगर हम एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां किसी इंसान को किसी राज्य की पुलिस गिरफ्तार करती है हम्म। और उसी राज्य का कानून उस पर लागू होता है, उसी राज्य की अदालत में उस पर मुकदमा भी चलना होता है। और जाहिर है उसी राज्य का कोई जज उस पर फैसला भी सुनाएगा। बिल्कुल। मतलब टेक्निकली सब कुछ एक ही राज्य के कानूनी दायरे में हो रहा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अच्छा, वो क्या है? पेंच ये है कि वो व्यक्ति उस राज्य की सीमा से करीब 2500 किलोमीटर दूर एक जेल की कोठरी में बैठा है और पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान वो एक बार भी भौतिक रूप से उस अदालत की चौखट पर कदम ही नहीं रखता। अरे बाप रे। है ना? मतलब सुनने में तो ये किसी डिस्टोपियन साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है जहां न्याय बस एक स्क्रीन के जरिए रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा हो। हाँ, लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये हमारे देश की न्याय प्रणाली में बिल्कुल इस वक्त हो रही एक असली कानूनी इंजीनियरिंग है। मतलब हम सदियों से यही मानते आए ना कि अगर किसी राज्य का क्षेत्राधिकार है तो उस आरोपी को उस राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर लाना ही पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन जो मामला आज हम देख रहे हैं वो इस पूरी की पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ रहा है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का केंद्र बिंदु बिल्कुल यही है। हमारे आज के स्रोत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के उन कानूनी दस्तावेजों, हलफनामों और हालिया रिपोर्ट्स पर आधारित हैं, जो पंजाब सरकार की एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं अभूतपूर्व रणनीति का खुलासा करते हैं। जी। ये पूरा मामला जोड़ा है खड्डूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह से, जो इस वक्त असम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद हैं। और आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे जब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत एक हाई प्रोफाइल बंदी की हिरासत खत्म होने वाली होती है, तो राज्य सरकार गिरफ्तारी और वापसी को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करने का कानूनी रास्ता कैसे निकालती है। देखिए, ये सिर्फ एक व्यक्ति या एक राज्य का मामला नहीं है। इसे हमारी पूरी न्याय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़े टेस्ट केस के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे? क्योंकि ये इस बात का परीक्षण है कि क्या हमारे मौजूदा आपराधिक कानून जैसे कि सीआरपीसी या जो नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, वो राज्य को ये अनुमति देते हैं कि वो किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक अपने भौगोलिक अधिकार क्षेत्र से बाहर रखें और बाहर रखकर भी पूरी कानूनी प्रक्रिया चला सकें। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सीधे उस मुख्य रणनीति पर आते हैं जो पंजाब सरकार उच्च न्यायालय में पेश कर रही है। मतलब जब हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो आमतौर पर प्रक्रिया क्या होती है? कानून कहता है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। हाँ, ये तो एक बुनियादी नियम है। तो अब अगर पंजाब पुलिस किसी को असम में गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे में उसे पंजाब लाना व्यवहारिक रूप से तो असंभव है ना? बिल्कुल असंभव है। इसीलिए ट्रांजिट रिमांड का कॉन्सेप्ट बना। पुलिस असम की स्थानीय अदालत में जाती, कहती कि हमें इस व्यक्ति को पंजाब ले जाने के लिए इतने दिनों का ट्रांजिट रिमांड चाहिए, और फिर उसे कड़ी सुरक्षा में वापस लाती। सही कहा। और ट्रांजिट रिमांड का पूरा उद्देश्य ही यही है कि उस भौगोलिक दूरी को पाटा जा सके और आरोपी को उस अदालत के सामने शारीरिक रूप से उपस्थित किया जा सके जहां उस पर मुकदमा चलना है। ये हमारी न्याय प्रणाली का बहुत ही बेसिक सिद्धांत है। लेकिन हमारे जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि पंजाब सरकार ट्रांजिट रिमांड मांग ही नहीं रही है। राज्य सरकार एनएसए की अवधि को आगे बढ़ाने के बजाय एक नए आपराधिक मामले में गिरफ्तारी की मांग कर रही है। लेकिन असली बात यह है कि वे अमृतपाल सिंह को वापस पंजाब लाना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। वे चाहते हैं कि उसे डिब्रूगढ़ में ही रखा जाए। हाँ। पूरी की पूरी जांच, पुलिस रिमांड, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी और पूरा का पूरा ट्रायल 100% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने की योजना है। दस्तावेजों में राज्य के वकील का एक बहुत ही स्पष्ट बयान दर्ज है। उन्होंने अदालत में खुले तौर पर कहा है, हम उसे पंजाब में नहीं चाहते, हम उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं और वहीं रखना चाहते हैं। मतलब कानूनी इतिहास में अभियोजन पक्ष का ऐसा बयान बहुत दुर्लभ है। आमतौर पर राज्य किसी आरोपी की कस्टडी पाने के लिए, उसे अपने राज्य में लाने के लिए कितनी लंबी लंबी कानूनी लड़ाइयां लड़ते हैं। सही बात है। लेकिन यहाँ राज्य कह रहा है कि हमारा अधिकार क्षेत्र तो है, मुकदमा हम ही चलाएंगे, लेकिन हमें उस व्यक्ति की शारीरिक उपस्थिति नहीं चाहिए। ये तकनीक यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि इसे एक डिटेंशन टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो मुझे कॉर्पोरेट दुनिया के रिमोट वर्किंग मॉडल का एक बहुत ही डार्क वर्जन लग रहा है। डार्क वर्जन? हाँ, मतलब महामारी के दौरान वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ था ना,
जहां कर्मचारी कहीं भी बैठकर कंपनी के नियमों के तहत काम करता था, यहां राज्य सरकार एक कैदी के लिए जेल फ्रॉम होम या बल्कि कहें तो जेल फ्रॉम अनदर स्टेट का मॉडल लागू कर रही है। हाँ, एनालॉजी तो बिल्कुल सही है। कागजों पर वो पंजाब पुलिस की हिरासत में होगा, लेकिन भौगोलिक रूप से वो असम में होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई राज्य कानूनी रूप से अपनी हिरासत को इस तरह आउटसोर्स कर सकता है? क्या ये न्याय प्रणाली के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं है? यहीं पर तो कानून और राज्य की सुरक्षा के बीच का असली घर्षण शुरू होता है। जब हम पूछते हैं कि क्या ये कानूनी रूप से उचित है, तो हमें ये भी देखना होगा कि राज्य ऐसा कर क्यों रहा है। पंजाब सरकार इस बात को मानती है कि ये एक बहुत ही असाधारण कदम है, लेकिन उनका तर्क ये है कि असाधारण परिस्थितियां असाधारण उपायों की मांग करती हैं। जब वे कहते हैं कि हम उसे यहाँ नहीं चाहते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत ही गहरा सुरक्षा संबंधी आकलन है। तो चलिए इस क्रम को समझते हैं, क्योंकि एक राज्य सरकार के लिए किसी कैदी को अपने ही राज्य की जेल में रखना प्रशासनिक रूप से तो बहुत आसान होता है ना। बिल्कुल। पुलिस उनकी अपनी है, जेल प्रशासन उनका अपना है, फिर इतनी जटिल कानूनी प्रक्रिया क्यों अपनाई जा रही है? असल में स्रोत बताते हैं कि पंजाब सरकार ने अदालत के सामने स्पष्ट किया है कि अमृतपाल सिंह की पंजाब में शारीरिक उपस्थिति राज्य की सुरक्षा, शांति और स्थिरता के लिए एक सीधा खतरा है। अच्छा। उनके खिलाफ 12 लंबित मामले हैं, जिनमें हत्या के प्रयास और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज बहुत ही गंभीर मामले शामिल हैं। यूएपीए का जिक्र आना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये सिर्फ कोई आम दंगे या मारपीट का मामला नहीं है, ये आतंकवाद और राज्य के खिलाफ गतिविधियों से निपटने वाला एक बेहद सख्त कानून है। बिल्कुल, लेकिन 12 मामले होने के बावजूद मुख्य चिंता मुकदमों की संख्या नहीं है, मुख्य चिंता है उनका नेटवर्क। हाँ, राज्य के खुफिया तंत्र का दावा है कि उनके समर्थक अभी भी उनके इशारे पर सक्रिय हो सकते हैं। अगर उन्हें पंजाब की किसी जेल, मान लीजिए अमृतसर या पटियाला की जेल में रखा जाता है, तो वो जेल केवल एक इमारत नहीं रह जाएगी, वो एक फ्लैश पॉइंट बन जाएगी। एकदम सही। समर्थकों का इकट्ठा होना, जेल के बाहर प्रदर्शन होना और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था का बिगड़ना, ये सब बहुत ही वास्तविक संभावनाएं हैं। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है, बहुत ही कंबस्टेबल। अगर उस ज्वलनशील पदार्थ को किसी घनी आबादी वाले इलाके के बीच में रखा जाए, तो एक छोटी सी चिंगारी भी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। बिल्कुल। ऐसे में सुरक्षा का सबसे बुनियादी नियम क्या होता है? उस ज्वलनशील पदार्थ को उस आबादी वाले इलाके से निकालो और हजारों किलोमीटर दूर किसी आइसोलेटेड सुरक्षित सुविधा में रख दो। पंजाब सरकार के नजरिए से देखें तो डिब्रूगढ़ जेल वही आइसोलेटेड फैसिलिटी है। हाँ, ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है और ये समझने में मदद करती है कि ये दूरी कैसे काम कर रही है। राज्य इस 2500 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी को सिर्फ एक जेल की दीवार नहीं मान रहा है, वे इसे एक रणनीतिक बफर के रूप में हाँ, अगर कोई व्यक्ति डिब्रूगढ़ में कैद है, तो पंजाब में बैठे उसके समर्थकों के लिए रोजमर्रा के आधार पर जेल के बाहर दबाव बनाना, रैलियां निकालना या किसी भी तरह की लामबंदी करना व्यावहारिक रूप से एकदम असंभव हो जाता है। दूरी अपने आप में भीड़ को तितर बितर करने का एक टूल बन गई है। और यहाँ एक और दिलचस्प कूटनीतिक पहलू है जो मुझे दस्तावेजों में दिखा। असम सरकार ने इस पूरी व्यवस्था के लिए पहले ही एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी दे दिया है। जी हाँ। आमतौर पर भारत में राज्य एक दूसरे के हाई प्रोफाइल कैदियों का बोझ उठाने से कतराते हैं ना, क्योंकि इससे उनके अपने राज्य के सुरक्षा व्यवस्था पर बेवजह का दबाव पड़ता है। लेकिन यहाँ असम सरकार पूरी तरह से सहमत है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ पंजाब का कोई एक तरफा फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत अंतर्राज्यीय समन्वय काम कर रहा है। और ये समन्वय बहुत अहम है, क्योंकि ये अदालत को ये संदेश देता है कि लॉजिस्टिक्स के स्तर पर कोई समस्या नहीं है। दोनों राज्य सहमत हैं, अदालत को सिर्फ इस व्यवस्था की कानूनी वैधता तय करनी है। और कानूनी वैधता की इसी बात से हम इस पूरी रणनीति के सबसे जटिल और कह सकते हैं सबसे आकर्षक हिस्से पर आते हैं, जो है ये पूरा कानूनी शतरंज का खेल। बिल्कुल। मतलब अगर वो व्यक्ति पहले से ही एनएसए के तहत उसी डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, तो पंजाब सरकार को अचानक एक नए आपराधिक मामले में गिरफ्तारी दिखाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो जहां है वहीं तो है। और यहीं पर कानूनी तंत्र का असली काम देखने को मिलता है। ये कदम निवारक कानून से दंडात्मक कानून की ओर एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
इसे समझने के लिए हमें इन दोनों के बीच के बुनियादी फर्क को समझना होगा। एनएसए एक निवारक कानून है, यानी प्रिवेंटिव लॉ। इसका मतलब है कि व्यक्ति ने अभी तक कोई अपराध साबित नहीं किया है, लेकिन राज्य को लगता है कि भविष्य में उससे खतरा हो सकता है, इसलिए उसे बस रोक कर रखा गया है। लेकिन एक मिनट, निवारक हिरासत की तो एक बहुत बड़ी कानूनी सीमा होती है। कानून राज्य को किसी को हमेशा के लिए सिर्फ शक के आधार पर जेल में रखने की अनुमति नहीं देता ना। एनएसए में एक बहुत ही सख्त टाइम क्लॉक चलती है। जी हाँ, बिल्कुल। हर कुछ महीनों में सरकार को एक एडवाइजरी बोर्ड के सामने ये साबित करना होता है कि इस व्यक्ति से अभी भी खतरा है, और इसकी एक अधिकतम समय सीमा होती है, जिसके बाद व्यक्ति को रिहा करना ही पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। वो जो टाइम क्लॉक है ना, वो राज्य के लिए एक बहुत बड़ा दबाव है। अगर वे बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर पाए या समय सीमा खत्म हो गई तो उन्हें बंदी को छोड़ना ही पड़ेगा। अब जो दंडात्मक कानून होते हैं जैसे यूएपीए या आईपीसी, वो इसके बिल्कुल विपरीत काम करते हैं। हाँ, जब किसी पर एक विशिष्ट अपराध जैसे हत्या का प्रयास या देशद्रोह का आरोप लगता है और एफआईआर दर्ज होती है, तो गिरफ्तारी अतीत में किए गए किसी कार्य के लिए होती है, भविष्य के शक के लिए नहीं। और जैसे ही वो नई गिरफ्तारी होती है तो वो व्यक्ति अब निवारक बंदी नहीं रहता, वो एक विचाराधीन कैदी यानी अंडर ट्रायल बन जाता है। बिल्कुल। और भारत की कानूनी प्रणाली में, विशेष रूप से यूएपीए जैसे सख्त कानूनों में, विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रहने की कोई स्पष्ट अधिकतम सीमा नहीं है। यूएपीए की धारा 43D5 के तहत जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। बाप रे। जब तक मुकदमा चलता रहता है, जिसमें गवाहों के बयान, सबूतों की जांच, जिरह आदि में कई साल लग सकते हैं, तब तक राज्य उस व्यक्ति को बिना किसी नई कानूनी बाधा के हिरासत में रख सकता है। तो इस सब का मतलब क्या है? क्या ये सीधे सीधे कानूनी व्यवस्था का एक लूपहोल खोजना नहीं हुआ? मतलब जब एनएसए की घड़ी खत्म होने वाली हो तो आप बस फाइल से एक पुरानी एफआईआर निकालते हैं, उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गिरफ्तारी दिखा देते हैं और निवारक का लेबल हटाकर विचाराधीन का लेबल चिपका देते हैं और जेल की उस टिकिंग क्लॉक को फिर से शून्य से शुरू कर देते हैं। क्या राज्य इस तरह से कानूनी प्रक्रियाओं को अपनी सुविधा के लिए हैक नहीं कर रहा है? अगर राज्य इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति के साथ ऐसा कर सकता है तो क्या वे किसी भी आम नागरिक या राजनीतिक विरोधी के साथ ऐसा नहीं कर सकते? देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर और वाजिब चिंता है। नागरिक अधिकारों की वकालत करने वाले बिल्कुल यही तर्क देते हैं। उनका कहना है कि ये तो प्रक्रिया का सीधा सीधा दुरुपयोग है। हाँ, आप एक व्यक्ति को अनिश्चित काल तक जेल में रखने के लिए सिर्फ कानूनी प्रक्रियाओं के बीच जंप कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्य का तर्क है कि वे कुछ भी गैर कानूनी नहीं कर रहे हैं। राज्य का क्या तर्क है इसमें? वे कहते हैं कि एफआईआर पहले से दर्ज है, अपराध गंभीर है और जांच करना उनका कर्तव्य है। राज्य का दावा है कि वे किसी लूप होल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे दो अलग अलग कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं। अब अदालत के लिए चुनौती ये तय करना है कि क्या ये कोई हैक है या फिर एक वैध प्रक्रिया। और यही वो बिंदु है जहां ये चर्चा सिर्फ एक मामले से आगे बढ़कर पूरे देश की न्याय प्रणाली के लिए एक चेतावनी या कह सकते हैं नजीर बन जाती है। बिल्कुल। स्रोत स्पष्ट बताते हैं कि उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो 3 बहुत बड़े और मौलिक कानूनी सवालों के जवाब देगा, और ये सवाल सीधे तौर पर हमारे संविधान से जुड़े हैं। पहला सवाल तो इसी अंतर्राज्यीय हिरासत का है। हाँ, कि क्या सीआरपीसी किसी राज्य को ये अनुमति देता है कि वह किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए दूसरे राज्य की जेल में रखे, जबकि उस राज्य में उसका कोई अपराध दर्ज ही ना हो। आमतौर पर आप वहीं जेल में रहते हैं जहां आपका ट्रायल चल रहा होता है। और दूसरा सवाल जिस पर मुझे सबसे ज्यादा उलझन हो रही है वो है वर्चुअल न्याय। इस मामले में योजना यह है कि गिरफ्तारी के क्षण से लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी, गवाहों के बयान, वकीलों की जिरह और अंतिम फैसले तक सब कुछ 100% वर्चुअल होगा। जी। क्या ये निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल के संवैधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन नहीं है? मतलब न्याय के बारे में हमेशा कहा जाता है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब कोई व्यक्ति अदालत के कटघरे हो खड़ा होता है तो वो केवल एक शरीर नहीं होता, जज उसके हाव भाव देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपने वकील से एकांत में बात कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 2500 किलोमीटर दूर एक जेल में किसी स्क्रीन के सामने बैठा है तो क्या वो अपने वकील के कान में कोई गोपनीय बात फुसफुसा सकता है? क्या वो आश्वस्त हो सकता है कि जेल प्रशासन उसका वेबकैम या माइक रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? मतलब क्या 100% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम न्याय की आत्मा को मशीन में नहीं बदल रहे हैं? आप जो कह रहे हैं वो सीधे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के मूल तत्वों पर सवाल उठा रहा है।
एक निष्पक्ष सुनवाई में ये बहुत जरूरी है कि आरोपी बिना किसी डर के अपने वकील से बात कर सके और अदालत की कार्रवाई को पूरी तरह समझ सके। हाँ, देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को हमारी न्याय प्रणाली में मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान एक स्टॉप गैप या कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में अपनाया गया था, ताकि सिस्टम पूरी तरह ठप न हो जाए। लेकिन अब राज्य इसे एक स्थायी सुरक्षा टूट बनाना चाहता है। बिल्कुल। राज्य का तर्क है कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत लाने के रास्ते में सुरक्षा बलों पर हमला होने का खतरा है या अदालत परिसर में दंगा भड़कने का खतरा है, तो सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देनी ही होगी। वकील और मुवक्किल की गोपनीयता का वो इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है। अदालत को ये परिभाषित करना होगा कि क्या सुरक्षा खतरा इतना बड़ा है कि वो एक कैदी के भौतिक रूप से अदालत में उपस्थित होने के अधिकार को ही खत्म कर दे। और यही हमें तीसरे और शायद सबसे खतरनाक सवाल की ओर ले जाता है, नज़ीर, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं। कानूनी व्यवस्था में उच्च न्यायालय का फैसला एक लकीर खींच देता है जो भविष्य के तमाम मामलों का रास्ता तय करता है। हाँ, अगर उच्च न्यायालय पंजाब सरकार की इस पूरी रणनीति को वैध मान लेता है और ये कहता है कि 100% वर्चुअल ट्रायल और दूसरे राज्य में हिरासत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है, तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खोलने जैसा होगा। बिल्कुल। अगर ये डिब्रूगढ़ मॉडल पास हो गया तो कल को कोई भी राज्य सरकार किसी भी संवेदनशील या हाई प्रोफाइल आरोपी, चाहे वो कोई पत्रकार हो, राजनीतिक विरोधी हो या कोई बड़ा अपराधी, के मामले में ये तर्क दे सकती है ना कि देखिए, स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था का खतरा है, इसलिए हम इस व्यक्ति को 3000 किलोमीटर दूर की जेल में रखकर वर्चुअल ट्रायल करेंगे। एकदम सही। राज्य तो अपनी क्षेत्रीय सीमाओं के बाहर बंदियों के प्रबंधन की एक तरह से असीमित शक्ति हासिल कर लेगा। और ये बात हमारी उस पारंपरिक समझ को ही तोड़ देगी जहाँ ये माना जाता था कि राज्य की शक्ति उसकी अपनी भौगोलिक सीमा पर खत्म हो जाती है। ये मामला सच में तय करेगा कि राज्य के हाथ वास्तव में कितने लंबे हो सकते हैं। तो इन सभी स्रोतों, हलफनामों और कानूनी पेचीदगियों को समझने के बाद इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष क्या है? सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि पंजाब सरकार सार्वजनिक शांति और राज्य की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए आरोपी की शारीरिक अनुपस्थिति को ही सबसे जरूरी शर्त मान रही है। कानूनी रूप से वे एक बहुत बड़ा प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। उन्होंने गिरफ्तारी की अवधारणा को भौगोलिक वापसी की अवधारणा से पूरी तरह से काट दिया है, मतलब डीकपल कर दिया है। गिरफ्तारी अब कोई भौतिक क्रिया ना होकर बस कागजों पर दर्ज एक स्टेटस अपडेट बनती जा रही है। और राज्य का ये प्रयोग इसी बात पर निर्भर करता है कि अदालत निवारक कानून और दंडात्मक कानून के बीच के इस शिफ्ट को कैसे देखती है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि क्या न्यायपालिका इस बात को स्वीकार करती है कि तकनीक का इस्तेमाल नागरिक अधिकारों को कम किए बिना सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, या वे इसे अधिकारों के हनन के रूप में देखते हैं। तो चर्चा को समाप्त करते हुए एक ऐसा विचार सामने आता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। यह हमारे आज के स्रोतों में सीधे तौर पर तो नहीं लिखा है, लेकिन ये इस पूरी व्यवस्था का तार्किक भविष्य जरूर लगता है। वो क्या? अगर सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर यह 100% वर्चुअल ट्रायल और दूसरे राज्य में अनिश्चित काल की हिरासत का मॉडल पूरी तरह से सफल और कानूनी रूप से वैध मान लिया जाता है, तो क्या भविष्य में हमारी क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की जो सदियों पुरानी अवधारणा है वो पूरी तरह से अप्रासंगिक नहीं हो जाएगी? जिस तरह से आज हमारी दुनिया का हर डेटा, हर फाइल इंटरनेट के क्लाउड में स्टोर होती है, जहां भौतिक सर्वर कहीं भी हो, आप उसे बस अपनी स्क्रीन पर एक्सेस कर लेते हैं। क्या आने वाले समय में हर हाई प्रोफाइल या उच्च जोखिम वाले आरोपी के लिए हमारे न्याय का पूरा सिस्टम एक क्लाउड बेस्ड अवधारणा बन जाएगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जहां राज्य को अपनी ही राज्य में भौतिक जेलों की जरूरत ही समाप्त हो जाएगी। क्या भविष्य में न्याय की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होगी? न जेल की दीवारें मायने रखेंगी, बस एक स्क्रीन होगी, एक वेबकैम होगा और एक फैसला। न्याय प्रणाली जो कभी एक भौतिक स्थान और मानवीय संपर्क पर आधारित थी, वो शायद अब एक ऐसे डिजिटल युग में प्रवेश कर रही है जहां दूरी ही सबसे बड़ा हथियार है। सुनने वालों के लिए ये सोचने का एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और सिस्टम के काम करने के तरीके पर हमेशा सवाल उठाते रहिए।